हेलो साथियों, मेरा नाम है मुकेश बेरवा और आज हम पढ़ेंगे प्लेटो के साम्यवादी संबंधी जो विचार है, साम्यवाद संबंधी जो विचार है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में न्याययुक्त आदर्श राज्य की स्थापना के लिए शिक्षा के साथ साथ साम्यवाद पर बल देता है। यानी प्लेटो, जो मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि जो न्याय की जो स्थापना के लिए जो आधार स्तंभ है वो दो है, शिक्षा और साम्यवाद। जो शिक्षा है, शिक्षा के साथ साथ साम्यवाद पर भी वो बल देता है। प्लेटो का कहना है कि शिक्षा द्वारा उत्पन्न सद्गुण विपरीत वातावरण में नष्ट हो जाते हैं, अतः शिक्षा के सद्गुण को बनाए रखने के लिए साम्यवाद आवश्यक है। यानी जो शिक्षा के जो सद्गुण है उनको बनाए रखने के लिए क्या साम्यवाद बहुत ही जरूरी है। प्लेटो शासकों और सैनिकों के लिए सामूहिक रूप से राज्य के अभिभावक शब्द का प्रयोग करता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो अभिभावक वर्ग है, अभिभावक वर्ग वो दो चीज़ों से मिलकर बनता हो, एक तो शासक वर्ग और दूसरा सैनिक वर्ग। ये जो दो वर्ग है इनसे ही अभिभावक वर्ग मिलकर बनता है। देखो, प्लेटो का साम्यवाद केवल अभिभावक वर्ग के लिए ही था। यानी जो प्लेटो का जो साम्यवाद था वो अभिभावक वर्ग के लिए ही था, न कि उत्पादक वर्ग के लिए। साम्यवादी योजना के अंतर्गत प्लेटो अभिभावक वर्ग के लिए परिवार और निजी संपत्ति का निषेध करता है। यानी वो परिवार और जो निजी संपत्ति उसका वो मना करता है कि एक अभिभावक वर्ग के पास ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। प्लेटो के साम्यवाद संबंधी जो विचार है वो देखो, मात्र अभिभावक वर्ग से संबंधित है। ये सिर्फ मात्र अभिभावक वर्ग से संबंधित है, ये सही बात है। क्योंकि जो उत्पादक वर्ग है, उत्पादक वर्ग को इस व्यवस्था से क्या दूर रखा गया। यानी कि ये व्यवस्था जो साम्यवाद संबंधी जो व्यवस्था है सिर्फ अभिभावक वर्ग पर ही लागू होती है, ये व्यवस्था उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं होती है। और यह समाज में क्या एकता की स्थापना के से संबंधित है। जो इसका लक्ष्य है वो क्या है, समाज में एकता की स्थापना करना है। और जो प्लेटो थे वो लोकतंत्र की स्थापना करना, जो उनके लिए न होकर जो लोकतांत्रिक शासन की स्थापना करना न होकर क्या था, बौद्धिक अल्पतंत्र के शासन की स्थापना करना था। यानी जो प्लेटो थे वो क्या करना चाहते थे, बौद्धिक लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे, बौद्धिक अल्पतंत्र की, बौद्धिक अल्पतंत्र की स्थापना। देखो, वो जो प्लेटो थे वो क्या बौद्धिक अल्पतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। उत्पादक वर्ग की संपत्ति का स्वामी, उत्पादक वर्ग की संपत्ति का स्वामी। यानी जो आधुनिक जो समाजवादियों की भांति यह समाज के उत्पादन के साधनों पर राज्य का आधिपत्य स्थापित नहीं करता है। कहने का मतलब, प्लेटो के जो साम्यवाद में संपत्ति के सामाजिकरण अथवा राष्ट्रीयकरण का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि यहाँ उत्पादक वर्ग अपनी संपत्ति का स्वामी होता है। उत्पादक वर्ग अपनी संपत्ति का स्वामी होगा। ये प्लेटो ने माना है कि उत्पादक वर्ग अपनी संपत्ति का क्या होगा, खुद ही स्वामी होगा। और न्याय की पूरक व्यवस्था, यानी कि न्याय की पूरक व्यवस्था है, क्योंकि इसके जो प्लेटो ने जो न्याय के जो प्लेटो का जो उद्देश्य न्याय का सिद्धांत पर आधारित
आदर्श राज्य की स्थापना करना था। क्या था? न्याय के सिद्धांत के आधार पर वो आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहते थे। और न्याय के उद्देश्य की स्थापना के दो साधन थे। मैंने आपको बताया था पहले कि न्याय के जो उद्देश्य के जो न्याय की स्थापना के लिए क्या थे? दो उद्देश्य थे। एक तो शिक्षा, यानी कि इसके आधार स्तंभ है शिक्षा और साम्यवाद। ये दोनों क्या है? न्याय के आधार स्तंभ। जहाँ शिक्षा योजना की प्राप्ति का आध्यात्मिक व सकारात्मक साधन है, वहीं साम्यवाद की योजना न्याय की प्राप्ति का भौतिक व नकारात्मक साधन है। अब बात करते हैं प्लेटो का। जो प्लेटो का साम्यवाद सुधारवादी है। क्या है? ये सुधारवादी है। प्लेटो ने साम्यवाद का उद्देश्य राजनीतिक है, आर्थिक नहीं है। यानी प्लेटो का जो साम्यवाद का जो उद्देश्य था वो राजनीतिक था, न कि आर्थिक नहीं था। ये राज्य की एकता की आकांक्षा करता है, आर्थिक सुधार के नहीं। ये क्या करता है कि राज्य में एकता होनी चाहिए, लेकिन आर्थिक सुधार पर इनका कोई ध्यान नहीं था। प्लेटो अभिभावक के लिए दो प्रकार के साम्यवाद की व्यवस्था करता है। पहला संपत्ति का साम्यवाद और दूसरा परिवार या पत्नियों का साम्यवाद। अब इसको विस्तार से आगे पढ़ेंगे कि संपत्ति का साम्यवाद क्या था और या परिवार या पत्नियों का साम्यवाद क्या था। देखो, संपत्ति का साम्यवाद। प्लेटो संपत्ति के साम्यवाद को स्पष्ट करते हुए कहता है कि उनके अभिभावक वर्ग के पास केवल उतनी ही व्यक्तिगत संपत्ति रहेगी जितनी जीवन यापन के लिए परम आवश्यक है। प्लेटो क्या मानते थे कि जो संपत्ति है वो अभिभावक वर्ग के पास, यानी जो शासक वर्ग है उसके पास में सिर्फ उतनी ही संपत्ति रहेगी जितनी उसको ज़रूरत है। जितने भी सोने चांदी या उनके पास में जितने भी भंडार आवास, वो उसको बिल्कुल भी छुएंगे नहीं, वो यह मानते थे। तो प्लेटो के अनुसार जो संपत्ति होती है वो व्यक्ति को में भोग विलास की प्रवृत्ति को क्या करती है? बढ़ा देती है और व्यक्ति की आत्मा पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। संपत्ति व्यक्ति को क्या बनाती है? स्वार्थी बनाती है, जिससे उसका विवेक व साहस कुंठित हो जाता है। प्लेटो के जो अनुसार संपत्ति के अधिकार के साथ शासन का आधार योग्यता के स्थान पर क्या? धन संपत्ति ले लेगी। निजी संपत्ति के अंत के साथ शासक वर्ग में संपत्ति को लेकर आपसी प्रतियोगिता व ईर्ष्या समाप्त हो जाएगी। देखो, अगर जो संपत्ति उनके पास में नहीं होगी तो फिर जो प्रतियोगिता है सोने चांदी की इसकी, तो वो प्रतियोगिता समाप्त हो जाएगी और वो एक दूसरे से क्या ईर्ष्या भी नहीं करेंगे, जिससे राज्य में क्या होगा? एकता बनी रहेगी। और संपत्ति के साम्यवाद के द्वारा शासक अपना समस्त समय और ध्यान अपनी कार्य कुशलता की वृद्धि में लगा सकते हैं। अब पढ़ते हैं परिवार या पत्नियों का साम्यवाद। प्लेटो का मत है कि परिवार का मोह धन के मोह से अधिक प्रबल होता है। यानी जो परिवार का मोह है वो धन जो संपत्ति होती है उससे भी इसको प्रबल बताया है। परिवार या पत्नियों का जो साम्यवाद है ना उसको। और मनुष्य इसके लिए अनेक प्रकार के अनुचित और अनैतिक कार्य करने के लिए भी तैयार हो जाता है। परिवार के उन्मूलन के पक्ष में प्लेटो का एक तर्क और है, वह नारी जाति की विमुक्ति, यानी उसको स्वतंत्रता के लिए वो प्रयास करता है। प्लेटो स्त्री और पुरुष में कोई आधारभूत भेद स्वीकार नहीं करता है। यानी प्लेटो क्या मानता है? दोनों स्त्री और पुरुष को समान मानता है। देखो, जो परिवार के जो साम्यवाद की जो आधार है वो है, इसमें स्त्रियां भी विमुक्त होकर प्रशासन कार्य में भाग ले सकेगी। अगर जो प्रशासक वर्ग है स्त्रियों को क्या कर देंगे? स्त्रियों को मुक्त कर देंगे, अधीनता से मुक्त कर देंगे, तो वो क्या होगी? वो भी शासन के पद पर पहुंच सकती है। लेकिन जब वो उनको स्वतंत्रता नहीं देगी, वो अपने घर गृहस्थी के कार्यों में वो व्यस्त रहेगी, तो उनको राजनीतिक में कोई समानता नहीं मिल पाएगी। तो वो जो स्त्री और पुरुष दोनों की समानता के लिए
उन्होंने प्रयास किए थे। और जो परिवार में संघर्ष का अंत होगा, कहने का मतलब अगर परिवार में जो संघर्ष चलते हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे। अंततः राज्य की एकता में क्या होगी, वृद्धि होगी। और अभिभावक पारिवारिक कार्यों से स्वतंत्र होकर राज्य के लिए कार्य कर सकेंगे। अतः इससे अभिभावक वर्ग की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। इस प्रकार जो प्लेटो का जो साम्यवाद है, उन्होंने विस्तार पूर्वक इस पर क्या किया, चर्चा की है, विवेचन किया है। और इस पर मैक्सी ने एक कथन कहा है। मैक्सी ने क्या कहा है? मैक्सी ने एक कथन कहा है। मैक्सी ने कहा कि प्लेटो को प्रथम आधुनिक साम्यवादी कहते हैं। आधुनिक उन्हें साम्यवादी कहते हैं। तो साथियों, आज का जो हमारा वीडियो था वो आपको कैसा लगा? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं आपके लिए राजनीतिक विज्ञान या राजस्थान जीके से संबंधित कोई वीडियो बनाऊं तो वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।